ये भी तो अदीब ही थे ना, क्या ये तरक्की पसंद थे? इनका नुक्ता नजर जिंदगी को आगे की तरफ लेके जाने वाला था, या लोगों को मजीद तकसीम करने का वाला था? रजत पसंद था या रोशन ख्याली पर मबनी था? ये आप अदरीस तबस्सुम साहब ने वाक़यात जिन लोगों से सीखा है, उन्होंने ऐसा कोई झोल इस किताब में आने नहीं दिया। क्यों? कि उन्होंने सीखा था। वो बड़े लोगों को सिखाने नहीं आए थे, उनसे सीखने गए थे। मैं बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। वाक़या वो दिन ज़रूर आएगा जब जहाँ जहाँ जिसका कब्ज़ा है वो कब्ज़ा ख़त्म तो होगा, किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी दिन ख़त्म ज़रूर होना है। हमारा नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है, इनका नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है। हम इंसान और इसके मसाइल की बात करते हैं, उसका रंग, नस्ल, मजहब कोई हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। बहुत शुक्रिया। सारे ख्याल के लिए एडवोकेट लियाकत अली साहब को दावत देते हैं कि आए और अपने ख्याल के एक आम आदमी की आप अदरीस तबस्सुम ने जब मुझे बताया कि वो ना सिर्फ अपनी याददाश्तें लिख रहा है बल्कि उन्हें छुपवाने का भी इरादा रखता है, तो मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि याददाश्तें तो हमेशा नामवर लोग होते हैं। हम जैसे आमियों की ज़िंदगी ही नहीं होती तो हमारी याददाश्तें क्या होंगी। मैंने तबस्सुम से कहा कि तुम ना तो बड़े सियासतदान हो, ना तुम किसी सूबे के गवर्नर हो, ना तुमने वतन का दफा किया और ना ही तुमने कोई कोर कमांड की और ना कोई डिवीजन। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके पढ़ने में लोगों को दिलचस्पी हो। तुम्हारे पास ना ताशकंद के राज हैं, ना ही तुमने किसी जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए और दुश्मन के दाम खटे किए। अब तक एटमी धमाके करने में भी तुमने कोई दौलत आ नहीं किया। बहुत अच्छा। तुम तो पाकिस्तान के करोड़ों आम इंसानों में से एक हो जो इस फिक्र में भुले जाते हैं इस महीने के बिजली के बिल, बच्चों की स्कूल फीस और मकान का किराया किस तरह अदा होगा, जो रोज़मर्रा की मुश्किलात और मसाइल का हल ढूंढने की नाकाम कोशिश करते ज़िंदगी के बेहतरीन माहौल साल गुजारते हैं, और एक दिन पता चलता है कि कल रात अचानक इंतकाल हुआ था और दफन भी कर दिया गया। ना किसी अखबार में खबर शाया हुई और ना किसी टीवी चैनल पर कोई ताज़ियती प्रोग्राम हुआ। फैज़ से माजरत के साथ जिस्म खाक नशीना था जिसके खाक हुआ, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और ना सिर्फ अपनी आप ही लिखी बल्कि उसको छुपवा भी दिया। और आज हम सबको उसने यहाँ इकट्ठा किया है कि हम उसकी आपत्ति का कच्चा छटा खोलें, खुद भी शर्मिंदा हों और उसे भी शर्मिंदा करें। गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान में बहुत सी खुदविश सवाने उड़िया मंजर आम पे आई हैं। उनकी अक्सरियत इक़्तिदारी सियासत के रसिया सियासतदानों, रिटायर्ड जनरल्स और ब्यूरोक्रेट से निकली। इन सवाने उड़ियों का मुश्तरक नुक्ता एक ही है कि मैं बहुत बाअसूल था। मैंने हर फैसला मुल्क कौम के मुफाद में किया, और अगर कोई ऐसा फैसला हुआ जिसे आमतौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता तो वो दरअसल मेरे कुलीग्स की कोताही और कमज़ोरी का नतीजा था। मेरा इसमें कतई कोई कसूर और रोल नहीं था। खुद सताइशी, इज़हार तफाखुर और मुखालफिन की किरदारकशी इन सवाने उड़ियों का खासा है। ये साहिबान बताते हैं कि ना सिर्फ वो खुद बहुत बाअसूल थे बल्कि उनके वालिदैन भी अमानत व दयानत और सदाकत के आला मुकाम पर फाइज थे। उनकी वालदा तो दिन का ज़्यादातर हिस्सा मुसल्ले पर ही गुजारती थी, और ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा था कि वो सियासत, फौज और ब्यूरोक्रेसी में आला मुकाम हासिल करने में कामयाब हो सके। शुक्र है कि अदरीस तबस्सुम की आपबीती में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे धोखा और फरेब कहा जा सके। उसे 7 दिहाइयों से ज़्यादा पर मुरीद अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी पर्दापोशी के लिए उसे जाली पाटबाजी का ढोंग रचाना पड़े। वैसे भी आम आदमी की ज़िंदगी में ऐसा होता ही क्या है जिसे छुपाने की उसको ज़रूरत पड़े। ना हसीनाओं के खतूत, ना तस्वीरें होता। इश्क व मोहब्बत की दास्तानें रकम करने के लिए दरकार माशी फरागत अदरीस तबस्सुम जैसी आमियों को मुजस्सरी कहाँ हो। अदरीस तबस्सुम के मुताबिक वो क़याम पाकिस्तान से कबल अलीगढ़ में पैदा हुआ था, लेकिन उसने अपनी खुद नविश्त में कहीं ये नहीं लिखा कि वो तहरीक क़याम पाकिस्तान की अगली सफ़ों में शामिल था, और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना उसके मशवरों पर बतौर ख़ास अमल किया करते थे। हालांकि यहाँ तो ऐसे लोग भी मौजूद रहे हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद पैदा हुए थे, लेकिन उनका नाम बानियाने पाकिस्तान की फहरिस्त में शामिल है।
बहुत अच्छे। अजीज तबस्सुम ने अपनी आपबीती में ये दावा भी नहीं किया कि उसके नाना यूपी के बहुत बड़े ताल्लुकादार थे और 1857 की जंग आज़ादी में उनके नाना ने फरंगियों के खिलाफ बंदूक उठाकर जिहाद किया, जिसकी पादाश में उनकी जागीर जब्त कर ली गई थी। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी हवेली उनके दौर से यादगार अभी तक बनी। यूपी से तल्लुक़ रखने वाले किसी अदीब, शायर, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान की कुछ विश पढ़ लें, सबके नाना या दादा यूपी के किसी न किसी जिला के ताल्लुकादार और उनकी ड्योढ़ी पर हाथी झूला करते थे। तबस्सुम की मेहरबानी है कि उसने अपने नाना या उनके नाना को ताल्लुकादार नहीं बताया। तबस्सुम के मुताबिक उनके नाना दरमियाने दर्जे के जिम्मेदार थे जो एक बड़े ख़ानदान के कफील थे। अदरीस तबस्सुम ने हवाले लड़कपन में अपने लिए कठिन राह का इंतखाब किया था, ऐसी राह जो उस अहद के नौजवानों में बहुत मकबूल थी। वो ऐसी समाजी तब्दीली बर्पा करना चाहते थे जिसमें आम आदमी को ज़िंदगी की तमाम सहूलियात फराहम। अदरीस तबस्सुम स्टूडेंट्स एक्टिविज़म के जरिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए, जो भारत में समाजवाद और जमहूरियत के बलाब से एक हमवार और जदीद समाज कायम करने के लिए जदोजहद कर रही। किताब पढ़कर पता चला कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वाबस्तगी के दौरान अदरीस तबस्सुम राम मनोहर लोहिया से भी मिला था, जिसे पाकिस्तान में तो शायद चंद लोग ही जानते हों, लेकिन भारत में समाजवाद के हवाले से उनका बहुत चौड़ा है। जेपी मूवमेंट से जुड़े लोग राम मनोहर लोहिया के नज़रियात से ही बता सकते। समाजी तब्दीली की ख्वाहिश और अमन का पैगाम वहाँ लाज़िम मौजूद है और तबस्सुम की ज़िंदगी इन दोनों के गिर्द घूमती है। वो इंसानों को का इस्तेसाल और नाइंसाफ़ी से निजात लाने के ख़्वाह हैं, तो वो मुल्कों के मबैन अमन और दोस्ती के क़याम की जद्दोजहद में भी पेश रहे। पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी और साउथ एशिया फ्रेटर्निटी में उन्होंने रहनुमायाना किरदार अदा किया। अदरीस तबस्सुम ने अपनी आबीती में खुद को अवारागर्द बताया है, लेकिन किताब पढ़कर मायूसी होती है कि उसमें अवारागर्दी के किस्से सिरे से मौजूद ही नहीं है। अलबत्ता रातों को जागना अगर उनके नज़दीक अवारागर्दी होती है तो उसका बयान तफसील से नहीं। अदरीस तबस्सुम से मुझे गिला है कि उसने अवारागर्दी के वो वाक़यात भी बयान करने से गुरेज किया है जिनमें मैं उसका पार्टनर था। शायद वो शर्मा गया। अदरीस तबस्सुम की ज़िंदगी अपने अहल खाना की माशी बका, समाजी तब्दीली की ख्वाहिश अदरीस तबस्सुम की ज़िंदगी अपने अहल खाना की माशी बका, समाजी तब्दीली की ख्वाहिश और क़याम अमन की जद्दोजहद से इबारत है। अपनी आपबीती में उसने अपनी इन्हीं ख्वाहिशात और जद्दोजहद को बयान किया है। अदरीस तबस्सुम की आपबीती हम सब की आपबीती है। हम सब जो आम इंसान हैं, जिनके पास शोहरत है ना इक़्तिदार, हमारा असासा बस एक चीज़ है और वो है मुसलसल और पहम जद्दोजहद, एक बेहतर, खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए। जद्दोजहद न सिर्फ अपने लिए बल्कि बिला लिहाज मज़हब, नस्ल, अक़ीदा और रंग सब इंसानों के लिए। इस जद्दोजहद में अदरीस तबस्सुम हमारे साथ है और हम सब अदरीस तबस्सुम के साथ। शुक्रिया। अब इज़हार ख्याल के लिए दावत देते हैं लियाकत साहब को। खालिद साहब ने ऐसे किस्से छेड़े कि वो जेल में वही रह गया। मुतासर हो गए ना ताकत उन शरारतों के हवाले से मैं सोच रहा जनाब किताब मैंने भी उसकी तरह पढ़ी थी। जैसे कहा गया, मशवरा दिया गया कि आप ये किताब ना लिखें तो शायद मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है अगर मसलन कि मैंने जो देखा कि इंसान की जो तरबियत, मुझे जो इस किताब ने सिखाया कि जो इनकी सिलसिला था ज़हनी तरबियत का, वो कहाँ से शुरू हुआ। मैंने उस पर बड़ा गौर किया अपने आप को मिला के, क्योंकि मैंने जब 27 साल तक मेरी एज हो गई थी तो मुझे कुछ मालूम नहीं था चीज़ों का और चीज़ें किस तरह से सफ़र करती हैं। तो मुझे बड़ा महसूस हुआ कि अगर आपकी तरबियत में, आपकी सलाहियत में
इजाफा तभी मुमकिन है कि जब आपको बेसिक आपकी जो है जितनी जल्दी शुरू हो और वही चीज़ तबस्सुम साहब को नसीब हुई और उन्होंने आज मैं ये समझता हूँ कि RPT का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना तो तारीख में एक शेर भी बड़ा मानी रखता है कि उसको कभी दिल के फकोले जल उठे सीने के दाग से, वो आज भी सारों के सामने हम सुनते हैं। फिर ये है कि इंसान जब ये सारा सफ़र कर रहा था, चीखता था, जंगलों में फिरता था, इशारों से बात करना, फिर उसने अपनी याददाश्तों को अपने जहन में महफूज किया, इस सारे जो वाक़यात थे फिर उससे हमने सीखा। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर, अदीब या आम आदमी का भी अपना ज़िंदगी का तजर्बा जितना भी शेयर करे और उससे जितना फ़ायदा इंसान को हो सकता है, उस हवाले से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये काम किया और अपने जो माजी के तजर्बात थे। तो इसमें मैंने एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी कि सादत सईद और तबस्सुम की जो दोस्ती है जिसका जिक्र भी बात लगा है, और बाद जगह सादत सईद साहब इस हद तक भी गए कि अगर उनके पास दुकान पर आदमी नहीं है और सादत सईद ने बैठ के उस दुकान पे बैठ के ड्यूटी, ये मुझे बहुत ही प्यारा जो लगा कि इतनी मोहब्बत और इतनी जिगर के, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ हर किसी दुकान को चलाया, पूरी तवज्जो के साथ उन्होंने उस दुकान पे बैठकर काम किया। फिर मैं क्योंकि मैंने जब कार्ड पढ़ा तो मुझे उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मैंने लिखने रुकने की जहमत दोबारा नहीं की, इसलिए मैं बाज़ खास कहता हूँ। बाकी जहाँ मुझे थोड़ी सी खामी ये नज़र आई कि जनाब जो वाक़यात, क्योंकि तबस्सुम साहब हिंदुस्तान में 15-20 साल वहाँ रहे, बाद में भी वहाँ के जो सियासी जो नक्शा था जिस तरह आना चाहिए था, उसकी मुझे इस किताब में कमी महसूस हुई। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने काम किया है वो हमारे लिए भी और आने वाले नस्लों के लिए भी बेहतर है। पीपल्स पार्टी का जिक्र है, फिर इसमें जो इन्होंने जो वो लोग नहीं हैं, मसलन कुलदीप नायर जैसे और इधर मुबशर जैसे लोग जो उसमें जिक्र मिलता है, जो दोनों समाजों को आपस में मिलाने की बात करते हैं, जो हमें आज जिंदन बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि हालात मज़ीद बेहतर होने की बजाय बुराई की तरफ जा रहे हैं या उसमें और उलझने पैदा हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमें ये काम करते रहना चाहिए। इस किस्म की किताबें जो हैं हमारे समाज के अंदर लोगों को लिखनी चाहिए। अब मैं आखिर में इस किताब को पढ़ते हुए मुझे सबसे बड़ी ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी एक ऐसे खुदा के पास हूँ, गलतियों के हवाले से बात के जो मुझे कभी जिंदा और कभी मौत के मुंह में ले जा रहा है। तो इस गलतियों का जो मामला है, इसके ऊपर मैंने इनसे कहा था कि इनको दोबारा हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर करने की, इसी पे मैं अब इजहार ख्याल के लिए दावत देते हैं रोशन लाल साहब। दोस्तों, शुक्रिया जनाब तबस्सुम साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप जैसे साहिब इल्म लोगों के सामने बात करूं। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि तबस्सुम साहब की शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू यहाँ बयान हुए हैं, उनमें जो एक पहलू जो रह गया है वो ये है कि ये बहुत मुश्किल पसंद आदमी था। और इनकी मुश्किल पसंदी का एक तो ये है कि एक मिसाल तो ये है कि इन्होंने किताबें लिखी इससे पहले,
सिक्का बंद लिखारी नहीं भी है, लेकिन ये हमारे मरहूम दोस्त रशीद मिसबा साहब जैसे लोगों को तबसरे के लिए बुलाते रहे। तो अब वो नहीं है इस वक्त तो हमारे पास, लेकिन अगर होते तो वो जरूर अपना ख़ास अंदाज में तबसरा करते हैं। तो जहाँ तक इनकी दूसरी जो मुश्किल पसंदी की बात मैं ये करूँगा कि ये इंडिया में इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, सियासी तौर पे जो ज़िंदगी गुजारी, जिन लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजारी, वो सियासी तौर पे बाशूर लोग थे। जाकिर साहब ने जिक्र वहाँ पे राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के साथ था, उनके जो शागिर्द थे, जो उनके ज़ेर असर लोग थे, ये उनके साथ बैठते थे। और उन दिनों इन्होंने जब पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया तो ये बखूबी जानते होंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में आयन नहीं बना था, पाकिस्तान का जो मशरकी हिस्सा है वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वहाँ पे बंगाली जो सेपरेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, ये सारा कुछ इनके ये नहीं हो सकता कि राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के साथ ये बैठते हों और इन्हें ये ना पता हो कि पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे जो आए उसकी भी एक वजह है, और उसकी जो वजह है कि ये इन्होंने बताया है, अपना अलीगढ़ का जिक्र किया है, इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया है, और वहाँ पे इन्होंने एक साइकिल वाले की कहानी जो लिखी है, उसमें मैं एक छोटी सी बात जो इन्होंने लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि वो उसका जो बाप है साइकिल वाले का, साइकिल वाला कहता है मैं चैंपियन बन जाऊँगा, साइकिल वाले का बाप कहता है कि मुसलमान के यहाँ चैंपियन बनने की कितनी गुंजाइश बन जाए। तो मेरे ख्याल में कि ये राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के साथ तल्लुक होने के बावजूद ये शायद ये जो इनकी शनाख्त बन गई थी वहाँ पे, और बहुत कुछ होने के साथ साथ ये भी इनकी शनाख्त थी, ये शायद इन्होंने इन बातों ने इन्हें जो है ना ये मजबूर किया, या इन बातों की वजह से ये पाकिस्तान आने के बारे में इन्होंने सोचा, पाकिस्तान की शहरियत लेने के बारे में सोचा। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे आते भी मेरे ख्याल में इनका शनाख्त का मसला, शायद जो एक ख़ास शनाख्त की वजह से इनके लिए जो वहाँ पे मसाइल थे, वो शनाख्त के मसाइल शायद इनके साथ यहाँ भी है, और वो यहाँ पे भी एक ख़ास शनाख्त की वजह से जो अजनबियत उन्होंने वहाँ पे महसूस की, उसी किस्म की अजनबियत उन्होंने यहाँ पे भी महसूस की। और किताब में एक छोटा सा बाब उन्होंने अपना लिखा है शजरा नसब के बारे में, और वो शायद मैं समझता हूँ कि शायद वो इसलिए है कि यहाँ इन्हें अजनबी ना समझा जाए। ये अजनबियत जो मसला है, ये एक तो हमें खास शनाख्तों की वजह से अजनबी समझा जाता है, और एक हम खुद भी महसूस करते हैं कि शायद हम अजनबी हैं। तो ये जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान में भी मौजूद है, इंडिया में मौजूद है, वो एक ख़ास बहुत लंबी वजूहात है, बहुत इसका पस मंज़र है कि ये जो मसाइल है ये शायद ये अजनबियत के जो मसाइल हैं उनकी वजह से ही ये तकसीम हुई, और उसी की वजह से, उस अजनबियत की वजह से ही पाकिस्तान जो बना था उसकी मज़ीद तकसीम हुई, और उस अजनबियत की वजह से ही आइंदा भी पता नहीं कितनी तकसीमें जो है ना वो मुँह खोले बैठी हुई हैं। लेकिन ये इनकी जो पॉजिटिव बात है जो उन्होंने लिखी भी है वो ये है कि पाकिस्तान तो ये आ गए, लेकिन उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, पाकिस्तान की जंग हुई थी, तो जंगें हुई थी, इन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी की, जो सोशल एक्टिविटी की, कहीं ना कहीं उस सारी एक्टिविटी का महवर जो है ना वो पाक इंडिया दोस्ती है। ये मतलब जो है ना एक ख़ास बात है। तो ये इन्होंने खुद महसूस किया, ये पैदा हुए इंडिया में, परवरिश हुई, तालीम हासिल की, लेकिन अजनबी रहे, ख़ास किस्म की अजनबियत का इन्हें सामना लाहौर में भी करना पड़ा। लेकिन ये इंसानों के दरमियान ये जो इनकी पूरी एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, उसका महवर यह है कि इंसानों के दरमियान अजनबियत ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये अपनी कोशिश जारी रखें कि हमारे दरमियान रहें, और ये अमन के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के जो मेहमान ख़ुसूसी हैं प्रोफेसर डॉक्टर सादत सईद साहब, उन्हें बुलाता हूँ।
सदर तबस्सुम साहब, साहब, दीगर दोस्तों, मैंने ये किताब पढ़ी और पर पेशरफ लिखा, चंद सफात पर मुश्तमिल है। जाहिर है कि बहुत से लोगों ने वो पेशरफ नहीं पढ़ा होगा, बहुत से लोग तो इसलिए कोशिश करूंगा कि वो चार नुक्ते जो इस किताब के मुझे अच्छे लगे वो आपके सामने पेश करूं। पहली बात तो मुझे ये किताब पढ़ते हुए ये लगा कि जैसे मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि 70 बरस का हो गया हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ 70,000 आदमी नज़र से गुजरे होंगे, मैं इंसान नहीं हूँ, मर्दुमशनास मैं आदमी नहीं हूँ, मर्दुमशनास। तो ये मर्दुमशनासी जो है ये इस किताब के हर सफ़े पर है। ज़ाहिर इनका उठना बैठना इंटेलेक्चुअल्स के साथ था और उनमें हमारे जो भी दोस्त थे वो उनके भी दोस्त थे, या उसमें उठते बैठते थे, हल्का अरबाब गौस की महफिलें अटेंड करते थे। लेकिन किताब से जो दिलचस्पी थी वो अदरीस तबस्सुम को इतनी ज़्यादा नहीं। मतलब हम किताबें अगर डिस्कस करते थे तो आपस में जो दानिश्वर थे वो डिस्कस करते थे तो ये सुनते थे, ज़रूर सुनते थे। लेकिन बराह रास्त अगर कहा जाए कि इन्होंने अदब की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं तो ऐसा नहीं है। लेकिन अदब की किताबें पढ़ना एक बात है और ज़िंदगी को एक किसी खास नुक्ता नज़र से देखकर उसके बारे में बयान करना ये एक और बात है। तो अदरीस तबस्सुम साहब ने अमेरिका का जो सफ़रनामा लिखा उसमें भी उन्होंने तदाबरी मुताला जो किया पाकिस्तान और अमेरिका की तहजीबों का, वो अपनी जगह पे बहुत ही मुतासिर करने वाला है। और इस किताब में भी उन्होंने जिस तरह से भारत को देखा, क्योंकि इस उन्वान में ये चीज़ें शामिल हैं, अलीगढ़ है, दिल्ली है और उसके बाद लाहौर है, तो ये उन्वान में शामिल है। तो इसलिए इसका जो कैनवस है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब ये बात जो कही गई कि अजनबियत है यहाँ पर, वो है जब आप सदियों पुराना अपना इलाका छोड़कर यहाँ आएंगे तो वो अजनबियत तो रहेगी, चाहे वो आप पंजाब से हिजरत करके आए हों, चाहे आप बंगाल से हिजरत करके आए हों, चाहे दिल्ली से हिजरत करके आए हों, तो यहाँ वो अजनबियत तो रहेगी क्योंकि यहाँ का कल्चर और है और वहाँ जो कल्चर था वो और था। तो उसमें ये कहा गया कि क्यों ताना गुर्बत हमें देते हो अजीज़ा, हम भी तो किसी देश से आए हैं उजड़ के, वो देश के जिस देश की राह थी जन्नत, वो राह के जिस राह पे चलते थे अकड़ के, याद आए है हमको भी नसीम अपने वतन की, जब मुर्गे गिरफ्तार कफस में कोई पड़े। तो वो वतन जो सदियों से वतन था और यहीं पर लोगों ने मजहब अपने तब्दील किए। मुसलमान जो हैं यहाँ पर बाहर से 5वीं सदी आए होंगे, यहाँ ज़्यादा मुसलमान हुए और ये इनका वतन, मुसलमानों का वतन पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान हुए, मजहब बदलने से वतन नहीं बदलता। लेकिन अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी यहाँ पे इख्तियार की और वो अपनी बचत के लिए की थी कि हमें जब हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा तो फिर हमारा कत्लेआम ना हो, ये आपस में लड़ें और हम आराम से निकल जाएं। तो ये पॉलिसी जो है उन्होंने 1857 के बाद खास तौर पर रवा रखी और इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की तंजीमें बनी
और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लिखा, जुबान के मसले पैदा हुए, हिंदी उर्दू का झगड़ा शुरू हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि ये नफरतें आज तक हमारे दिलों में मौजूद हैं। मैं मसलन अमृतसर गया जब 83 में, तो अटारी पर वहाँ खड़े पड़े हुए मटके, हिंदू पानी मुसलमान पानी, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे बाप को जो कहते थे वो कहते थे, मेरा अपना जाती तजुर्बा है। तो ये नफरतें हैं और इन नफरतों की तारीख जो है ना और हवाले से है। मसलन सलीबी जंगें, जो मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ शक्लों में आज भी जारी, ईसाइयों की मुसलमानों से दुश्मनी है, यहूदियों की मुसलमानों से दुश्मनी है, हिंदुओं की मुसलमानों से दुश्मनी है और मुसलमानों की उनसे दुश्मनी है। तो आपस में झगड़े हैं और ये झगड़े जो हैं ये ह्यूमनिज्म के हवाले से तो शायद तय हों, लेकिन मजहबी हवालों से ये तय नहीं हो सकते। अगर आपने हिंदुस्तान को हिंदुओं का मुल्क कहना है तो ये मसला हल नहीं होगा। वहां पे कई करोड़ जो हैं मुसलमान भी बसते हैं और मज़ाहिब के लोग भी बसते हैं, वो हिंदुओं का मुल्क नहीं है। और पाकिस्तान को अगर आपने सिर्फ मुसलमानों का मुल्क कहना है तो ये भी गलत है। पाकिस्तान में भी दूसरे मज़ाहिब के लोग बसते हैं और ये उनका भी मुल्क है। तो इसमें जो सुलह कुल की बात है वो अपनी जगह पे आइडियल बात तो है कि हमारा माशरा जो है उसमें खून और अमन आए और ये जो नफरतें हैं ये खत्म हों और हम बाहमी तौर पर एक दूसरे से मिलें। ये जो पाक हिंद दोस्ती की तंजीम है जो अजीज साहब की है, जिसमें मैं भी शामिल, उसका भी बुनियादी मकसद यही है। और साउथ एशिया फ्रंटनर जो है उसका भी बुनियादी मकसद यही है कि यहाँ के इंसान जो है बड़े सगीर, ये अगरचे लकीरें हैं, ये मुल्क बन गए हैं और लेकिन इनके बावजूद जैसे कनाडा और अमेरिका हैं, ये दो अलग मुल्क हैं लेकिन उनका आमदोरफ्त जारी है और आपस में उस तरह की नफरतें नहीं हैं जिस तरह की नफरतें यहाँ पर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अदरीस तबस्सुम ने हमारे अहद की वो दास्तान लिखी है कि जो एक तरफ से नफरतों से भरी हुई भी है और स्ट्रगल की दास्तान है। स्ट्रगल की दास्तान जो है कि अयूब खान के खिलाफ जो स्ट्रगल हुई उसमें भी हम शामिल थे और जो इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो धोखा किया रोटी कपड़ा और मकान के नाम से और जागीरदारी को जिस तरह से उसने यहाँ पर उसकी बका के लिए काम किया, उसमें भी हमारी स्ट्रगल थी और वो नजरियाती स्ट्रगल थी। और फिर उसके बाद मार्शल की जो स्ट्रगल, मार्शल के खिलाफ दूसरे जवाहरलाल के खिलाफ जो स्ट्रगल है वो भी, और वो स्ट्रगल जो है ये मुशर्रफ के दौर में थी वो भी, और जमहूरी दौर जो है उनमें भी जिस तरह से क्लास सिस्टम को जारी रखा गया है और आम लोगों की ज़िंदगी जीर्ण हुई है, उसके बारे में भी हमारे रवैये जो हैं वो प्रोग्रेसिव थे और हम चाहते थे कि यहाँ का इंसान जो है वो इज्जत की ज़िंदगी गुजारे। तो ये जो किताब है इसमें जगह जगह ये नुक्ता जो है वो सामने आया है कि इंसान की तौक़ीर जो है ये बुनियादी चीज़ है और इस तरह की जो नफरतें पैदा की गई हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए, मकासद की हसूली के लिए, उन नफरतों से हमें बाहर जाना है, निकलना है और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना है। और वो अमन जो है वो कायम करने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि अभी गालिब ने कहा था, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम भी कहो। तो ये जुल्म किसी तरफ से भी हो, ये अमन का दुश्मन है। अमन की तलाश के लिए जालिमों के खिलाफ जद्दोजहद करनी बहुत ज़रूरी है। मैं अजीज़ तबस्सुम साहब को मुबारक पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत उम्दा किताब लिखी है और ये इस तरह से कहा गया कि आम लोगों की दास्तान है
बातें हमारी याद रहें। फिर बातें ना ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तक सुनिएगा। तो ये किताब भी ऐसी ही किताब है, इसके पढ़ने के बाद बहुत कुछ हमें हासिल होगा। बहुत शुक्रिया। अब आप सबकी भरपूर तालियों में अदरीस तबस्सुम साहब। सदर साहब की इजाज़त से बातें तो बहुत हो चुकी किताब पर, लेकिन किताब वाला क्या करेगा जबकि बातें सब लोगों ने कर दी। मैं फकत इतना कहूँगा कि मैं बनना कुछ चाहता था और बन कुछ गया। बनना तो मैं चाहता था कोई बहुत बड़ा राइटर बनूंगा, ठीक है, लेकिन शोमिया किस्मत कि मेरी बहनों की शादी जब मैं इंडिया में था तो पाकिस्तान में तय कर दी गई। और शोमिया किस्मत मेरा बाप लाहौर में पैदा हुआ और मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ। जब मैं दिल्ली जाता था मैं अलीगढ़ वाला कहता था, जब अलीगढ़ जाता था मैं लाहौर वाला कहलाता था। इस कशमकश में मेरा जहनी तवाज़ुन बचपन में बड़ा डिस्टर्ब रहा करता था। तो मैं माँ से सवाल करता था, माँ जी हमारा ताल्लुक कहाँ से है? माँ कहती थी बेटा ये तो अल्लाह की मर्जी है, जिसको जहाँ चाहे पैदा कर दे। मैंने कहा फिर ये हमको लोग इस तरह क्यों कहते हैं, मुझे बताएं आप। और फिर जब पता लगा कि मेरे जो नाना है, नाना की जो वालदा थी उनका ताल्लुक जो था वो यहाँ से था, चिनौट से था। तो मैंने एक दिन कहा माँ से, माँ हम तो फिर इंटरनेशनलिज्म के इंटरनेशनलिस्ट हुए। तो ये क्योंकि पार्टीशन से पहले जो कौमें थी इसी तरीके से थी, लेकिन एक नाना ने जो तारीख और हमारे जो दादा के एक भांजे थे जो अमृतसर में रहा करते थे, उन्होंने हमें शजरा दिखाया। तो मैंने अपने उस्ताद के पास लेके गए, शजरा पढ़े करने के, ये अरबी फारसी में है, अरबी से फारसी में कन्वर्ट हुआ है और ये आप इसको लिखेंगे और मैं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपका ताल्लुक जो है अरब कबीले से है और टाइप से आए हैं थे अलाउद्दीन खिलजी के दौर में, क्योंकि जिस वक्त अरब से ये लोग आए थे 700 साल पहले तकरीबन, तो वो जहाँ इन्हीं मक्के से जब लड़ाई होती थी मदीने में भी ये अरब बहुत लड़ते थे। तो फिर तंग आने के बाद वो कबीला, जब कबीला कुरैश के आधे कुछ लोग जो थे ताइफ चले गए। ताइफ जाने के बाद वहाँ भी लड़ना शुरू कर दिया। लड़ने के बाद जब कुछ लोगों ने माइग्रेशन की तो लोग यहाँ एक जगह है कालागढ़, कालागढ़ आकर रहे। कालागढ़ रहने के बाद दिल्ली किस तरीके से चले गए, दिल्ली गए तो दिल्ली में क्योंकि उस वक्त हुकूमत थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये लोग क्योंकि सिवा कसाई कहलाते थे, काटना पीटना, कुरैशी, सारे कुरैशी कसाई नहीं होते, एक बात जरूर याद रखिए, और सारे कुरैशी कसाई नहीं होते और सारे कसाई कुरैशी नहीं होते। तो ये तो एक अंडरस्टूड बात है। तो ये एक और तमाशा था वहाँ पर। मैं जब सुनता था यार हम कसाई हैं, कुरैशी हैं, सैयद हैं, कौन हैं, फिर ये तमाम चीज़ें थी मिली जुली में दिमाग पे बड़े असर करती थी। तो मैं वहाँ क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी में रहा, जैसे कि अभी किसी दोस्त ने कहा कि वहाँ मैं डॉक्टर राम मोहन नोरैया के साथ होते हुए, हालांकि लिबरल थे वो, लेकिन मैंने देखा जब मेरे सामने सदर बाज़ार में एक शराब खाने के ऊपर हिंदू मुस्लिम फसादात हुआ, तो उसमें तमाम, क्योंकि सदर बाज़ार आखिर के अंदर एक किनारा था कुरैश नगर का जहाँ कसाई बरादरी रहती थी, उसके दरमियान में जो है एक इलाका था बस्ती अरपुल सिंह जहाँ हम रहा करते थे। बस्ती अरपुल सिंह का भी मैंने वाक़या लिखा है इसके अंदर। तो जब मैंने देखा 3 हिंदू कत्ल हो गए और मुसलमान कत्ल कोई नहीं हुआ, लेकिन जख्मी ज़्यादा हुए और मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी गई, तो ये तमाम चीज़ें देखता था तो मेरे दिल में कभी कभी आता था कि ये क्या हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम फसाद क्यों है।
तो उस वक्त से मेरे जहन में थी कि हिंदू, मेरे दोस्त, मेरे फादर के कुछ दोस्त थे जो हम ईसाई भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, और हम फैमिली आना जाना, मेरे फैमिली और फादर जो थे बड़े लिबरल थे। वैसे फादर कभी इस किस्म की बात नहीं करते थे, किसी किस्म की तमाम। तो उन तमाम चीज़ों का एक रद्द-ए-अमल था जो मेरे अंदर पैदा हुआ। जब मैं पाकिस्तान आया, आने के बाद फिर मैंने यहाँ भी नफरत देखी हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साथ नफरत देखी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमको अमन पे काम करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मुबशर हसन से मेरा सबसे पहले जो तारुफ हुआ किसी बड़े आदमी से पाकिस्तान में, तो वो डॉक्टर मुबशर हसन से हुआ, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे रुका दिया था, जो ख्वाजा अहमद अब्बास साहब उनके कज़न थे जिन्होंने दिया था। तो मैं यहाँ आया, आने के बाद उन्होंने मुझे सबसे पहले पीपल पार्टी में शामिल किया, फिर PIP FPD में शामिल किया। तो मैं फिर खुला के मैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ काम करने लगा। फिर पंजाब में मैंने काम किया, फिर मैंने सैफ में काम किया, फिर वो सार्क पीपल्स में काम किया। इसी तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान की 5-7 तंजीमें थी उनका मैं मेंबर रहा। मुझे लोग इसलिए भी साथ रखते थे कि यार मुझे पूरे हिंदुस्तान का मालूम था, इलाकों का मालूम था, तमाम ज़बान का मालूम था, लोगों का मालूम था। कई बार ऐसा होता था कि कुछ दोस्त हमारे गए हैं और आगरे गए, वहाँ पे नशे के अंदर जनाब वहाँ लोग पकड़े गए, 25 रुपए की टिकट ली। तो जब मैं गया, मैंने जाके फिर छुड़ाया उन लोगों को। इसी तरीके से बहुत सारे वाक़यात हैं। और अभी की बात है कि मैं सैफ का एक डेलीगेशन लेकर जा रहा था, तमाम काम मुकम्मल हो गए थे, बल्कि आखिर में उन्होंने कहा कि जनाब इसके ऊपर जो है मोहर लगवाएं जो ट्रांसलेशन की है। तो मैं लियाकत साहब के पास लेके गया, लियाकत साहब ने उसी वक्त जो है 22 पासपोर्ट जो थे उसके ऊपर उन्होंने वो करा दिया। अब मैं बड़ा खुश था, मैं क्या आज मंगल के दिन मैंने सुबह जमा करा देने। तो इतवार की रात को कोई मेल आई जिसमें था, उस मेल में मैंने मेल लियाकत साहब को भी कर दी और कुछ दोस्तों को भी कर दी, सादत को भी, उनको अताउल वजूद को, और कुछ दोस्तों से मैंने पूछा, बताया अब जाना चाहिए नहीं। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान में सैलाब आए जिस बार, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कहा कि भाई आपके मुल्क में सैलाब आए हैं, आप अफराद टूटी है, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको खुराक चाहिए, आपको जो चीज़ की ज़रूरत है हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हम आपके हमसाए हैं। तो यहाँ से खुदा न जाने किसने कहा कि आप नहीं, बल्कि हमारे ईरान और दीगर ममालिक भी हमारे दोस्त हैं, अगर आपने कुछ देना है हमें तो आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीर हमें दे दें। अब मुझे बताइए ऐसी सूरत के अंदर हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा, शुक्रिया। और मैं सदर मोहतरम जनाब बहुत बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर आलम साहब का और तमाम दोस्तों का जो तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त निकाला कि उन्होंने बातें की, मेरी किताब पढ़ी, उस पर बात की, मैं उनका मशहूर हूँ। और आप ही की बातों से मैं अब चौथी किताब जो है मेरी तकरीबन 25% हो चुकी है, और अब मैं तनदही से मेरे दिमाग से इंडिया का भी भूख कर लिया है। शुक्रिया। अमृतसर खलोते स्टेशन ऐसी उन्हें इस्लाम अच्छा जी, अच्छा एक खलोते थे ऐसे गए क्या यार दिल्ली जाना, उन्हें क्या ट्रेन खलोती है चले जाओ, टिकट नहीं है। उन्हें क्या तुम जाके ना 71 72 नंबर सीट से बैठ तो वो कंडक्टर आएगा तो दे देगा। मैं तो कोई बंदा नहीं आया, एक बंदा आया, उन्हें कहा थोड़ियां टिकटां सी कि यार सानू उन्हें बिठाया सी बंदे उन्हें कहती सैकड़ा टिकट चक्कर उन्हें बिठाया मेरा टिकट। अच्छा दिल्ली तक चले गए, टिकट ही नहीं ली। मैं तो बस में क्या फड़े जावांगे, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, स्टेशन के उतरांगे, असं किस तरह निकलांगे बाहर, वो टिकट मंगते इन्हें कहा तुम पता है पिछले दरवाजे पीछे निकल कहता है मैं दिल्ली सारा जानना वा नहीं मेरा कॉलेज। अच्छा मैं क्या लगा पिछले चोरी का भी तुम्हें अमृतसर से लेकर दिल्ली तक मुफ्त सफर करते। अब लीडर ऑफ दी हाउस प्रोफेसर आलम साहब को बुलाते हैं, उनके आज के हमारे सदर हैं। आप सबकी बिल्कुल तारीफ है लीडर ऑफ दी हाउस प्रोफेसर आलम साहब।
मौजूद ख़वातीन हज़रात, साहिब सईद साहब, डॉक्टर साहब, आबिद साहब और मैं आपसे मुखातिब हूँ। हमारे दोस्त अब्दुल्ला हुसैन कहा करते थे कि खाना इंसान का शरीफ तरीन फेल है और भूख इंसान का वहशी जज्बा है। तो मैं इस कशाकश में आपसे मुखातिब हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें करूँगा। बहुत सी बातें ये सदारत के सदमात से मैं गुजरता रहता हूँ और सदर के हिस्से में बहुत कम वक्त रह जाता है और कम बातें रह जाती है करने के। तो मैं सिर्फ ये 2 मुझे बहुत अच्छी ये आपकी लगी, ये कोई मैं लगी लिखी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि सफरनामे का जो हमने हाल किया है उसमें फैंटेसी शामिल करा, उसमें फिक्शन शामिल कर दिया और एक रोमांटिसिज्म शामिल करा और ये काम चलता चलता आज बीती में भी आ गया, जिसमें हमने डेकोरेटिव किस्म की आग बीती और सेंसलीखेजी और वाकयात की भरमार। तो मुझे ये इसलिए लिखी कि दुनिया का बड़ा अदब जितना भी है उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब से इसके लिए मैं रिकमेंडेशन चाहूँगा कि ये सिंसेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और सिंसेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन कि आप कहने में सादगी हो, सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, सिंसेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की सादगी और इजहार की दयानत और इजहार की ईमानदारी। तो इसमें 2 बातें जो बहुत खूबसूरती से बयान की हैं और जिसमें नहायत सादगी के साथ। और ये एक दोस्त ने बात की थी कि जिस तरह हम कहानी में फिक्शन में कहा करते हैं कि कहानी कहना और चीज़ है, कहानी लिखना और चीज़। ये आपकी कहने के अंदाज में लिखी गई है कि एक दोस्त है अपने साथियों को अपनी दास्तान हयात सुना रहा, कह रहा है। ये उस तरह से क्राफ्ट करके नहीं लिखी गई, डिजाइन करके नहीं लिखी, जिसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा है और वाकयात को चाहे वो हक में जाते हैं या मुखालफत में जाते हैं उन्होंने बड़ी सादगी से बयान किया और बड़े खुलूस के साथ बयान किया है। और ये आप लोग मैंने शुरू किया तो आखिर तक आप पढ़ जाते हैं किताब और जिसमें जो दिलचस्प बातें नजर आई हैं, जिसमें सादर सईद साहब की इनसे रफाकत रही है और इनसे जो नजरियाती उनके दोस्त थे वो भी हमारे आसपास के लोग थे और उनमें से कुछ 1-2 लोग ग्रेजुएट फेलोज भी थे जिनमें हमारी रफाकत रही बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इनका जो सारा नुक्ता नज़र है वो नजरियाती है, सियासी और समाजी है, मगर इसमें एक्सप्रेशन में, असलूब में जो है वो आप क्राफ्ट को पकड़ नहीं सकते। इतना इजहार में इतना फ्लो है, इतनी सादगी है कि आप लोग उसमें ये क्राफ्ट गालिब नजर नहीं आता है। जैसे पानी की सतह पर तेल के कतरे नजर आए उस तरह से नजरियाती बात नहीं की गई, बल्कि उसमें शेर शक्र की तरह बात की। और दूसरा आइडेंटिटी क्राइसिस की बात हुई तो हम जितने लोग भी लिखते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लिखते हैं, अपने जात के बहरान के लिए लिखते हैं। 47 के बाद ये आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ गया था, एलियनेशन का सफर बहुत ज्यादा हो गया था। मैंने लिखा भी अपनी किताब में भी कि ये 47 के बाद प्लाटों की, जमीनों की और ये मालो दौलत की लूट खसूट का जिक्र तो हुआ मगर फिक्री लूट खसूट का जिक्र नहीं किया गया। हमारे दानिश्वरों ने, हमारे उलमा ने, हमारे कायदीन ने फिक्री लूट खसूट जो हुई है उसका तज़किरा नहीं किया। सिर्फ मंटो ने अपनी कहानियों में किया, कृष्णचंद्र ने किया, बेदी ने, लेकिन उस तरह से एक तहरीक की तरह एक तवातर के साथ वो लोग उस बात का जिक्र नहीं किया गया। तो जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। साउथ एशियन फॉर आइडेंटिटी में मुझे याद पड़ता है कि जब हम सत्यपाल के साथ मेहमानों के साथ बॉर्डर पे गए छोड़ने के लिए तो 4 बैग उठाए हुए थे कुली ने, इधर के कुली ने 2 बैग हाथ में पकड़े थे और 1 बैग को हाथ, 4 बैग को हाथ दिया हुआ था। और हमारे जो मेहमान थे वो साथ आराम से एक हाथ अपना ब्रीफ केस उठाए जा रहे थे। जो ही बॉर्डर लाइन आई तो उतने ही सामान दूसरे कुली को दे दिया गया, तो कुली का बोझ कम नहीं हुआ है। सरहद के इस पार या उस पार मजदूर का बोझ कम नहीं हुआ है। इसलिए ये क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस रहेगा। ये है बात, ये हमारा तबकाती मसला है, बहुत अच्छी बात, हमारा नजरियाती मसला है। जिए डॉक्टर साहब जिए। और यही नजरियाती मसला जो है तबस्सुम साहब ने बड़े
सबक रवि के साथ बयान किया है। क्लैरिकल मिस्टेक अपनी जगह पर हैं जिनका तालिका दोस्तों ने किया। और बाकी इशफाक साहब कहा करते थे कि कोई किसी ये तकरीब वजीर आई मुबारकबाद की तकरीब होती है, किसी का बच्चा देखते हैं तो ये नहीं कहता कि इसकी आंखें टेढ़ी हैं, इसका नाक सही नहीं है और हाथ कहाँ लंबे बहुत, ये नहीं कहते। ये तकरीब वजीर आई, ये मोहब्बतों की तकरीब है। इन्होंने सारी अपनी तकरीब में दोस्तों को, अहबाब को करीब करने की कोशिश की है, दोनों तरफ के लोगों का बोझ कम करने की कोशिश की है, अपनी पहचान को उजागर करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये किताब इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और दोस्तों ने एक हमारा और प्रॉब्लम मिले आपके साहब से, हमारे साथ साथ सही साहब हाजिर के बहुत बड़े नकाद हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि ये तनकीद को भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तकलीफ पर कुछ कदगन है कि ये होनी चाहिए और ये नहीं होनी चाहिए, तो तनकीद पर भी होनी चाहिए। इसलिए कि तनकीद को भी बेकाबू नहीं किया जा सकता। जो चीज तकलीफ में नहीं है, जो चीज किताब में नहीं लिखी गई, उस किताब के लिए आप सजेस्टर नहीं हो सकते, डिबेट नहीं करवा सकते। बहुत अच्छे इसमें समाजदारी होनी चाहिए और बना नहीं होनी चाहिए। आप राइटर को डिक्टेट नहीं कर सकते। अच्छी बातें हैं। सबसे पहले तखलीक से पहले अब तनकीद पर पाबंदी कदम लगाई जानी चाहिए, इसकी हदूदों का यूज का तयन होना चाहिए। बहुत अच्छा। ये लखारी की सवाबदीद है। ये लखारी की हम सजेस्टिव हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई दोस्त बने, एप्रिशिएटिव मूड में किताब पर बातचीत करें दोस्तों की तरह। इस महंगे जमाने में किताब शाया की गई है और लिखी गई, शाया की गई है, वो शाया करके आपकी खिदमत में पेश की गई है कि ये यार मैंने अपनी कहानी कही है, अपनी कथा कही है, और मिलजुल कर इसको बात करनी, कोई तबादला ख्याल करते हैं। तो आप लोग उसमें सफों की गलतियां निकाल रहे हैं, टाइटल की गलतियां निकाल रहे हैं। मैं दोस्तों से मादत के साथ मैं अपने भी आपको भी शामिल करता हूँ। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमें राइटर के इस जज्बे को, इस जुनून को, इस बंजारेपन को एप्रिशिएट करना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो क्राइसिस आया है, आइडेंटिटी का क्राइसिस हो, नजरिए का क्राइसिस हो, इसलिए कि हमारी जात से वो पागल शख्स निकल गया है जो हमारी खिदमत करता था, हमें तहजीब की बानियाफ्त का सबक देता था, हमारे लिए रोल मॉडल था, अपना काम भी करता था, हमारे हिस्से का काम भी करता था। तो ये जुनून वाले लोग हैं, मोहब्बतों वाले लोग हैं जो हमारी शनाख्त के मसले पर भी बात कर रहे हैं, हमारी